हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद वाइब्रेशनल या जिसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए बात करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके पहले हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख लिया था। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सेकेंड स्पेक्ट्रा, यूनिट 3 चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम लोग बोल सकते हैं वाइब्रेशनल या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए है क्या कि जैसे हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे थे कि जब भी कोई मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग कंसिडर कर लें कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल था, रोटेशन कर रहा था, तो वो माइक्रोवेव रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने रोटेशनल एनर्जी को बढ़ा ले रहा था। उसके लिए कंडीशन भी था कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग रोटेशन उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए पोल का। यानी उस जब मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, तो उसमें जो भी चार्जेस थे, चार्जेस का क्या था, पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट का पोजीशन, या हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा था जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा था। अब वही हमें ध्यान देना है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किस मॉलिक्यूल में होगा। तो आइए इन सब चीज़ों को हम लोग पहले डिटेल में समझते हैं, फिर हम लोग इसके एनर्जी को निकालेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग सिलेक्शन रूल को भी देखेंगे। तो बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया था। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम ये रहा और ये एक एटम मान लेते हैं हम लोग ये है, ठीक, जिसका मास हम लोगों ने लिया था m1 m2। इसके बीच का जो सेपरेशन था उसे हम लोग बोल रहे थे r0, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये था m2 और ये है m1। और रोटेशन वाला मॉलिक्यूल क्या था, किसी फिक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग रोटेट कर रहा था। जब भी मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो जब भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो न तो उसका चार्ज चेंज होगा, न ही एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। तो डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू, ठीक, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब न चार्ज चेंज हो रहा था न ही डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में चेंजिंग आएगी नहीं। लेकिन हमको ये भी पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिपेंड करता है डायरेक्शन पे भी। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो उसका जो भी पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप है, मान लेते हैं पार्शियल पॉजिटिव है, और ये निगेटिव चार्ज वाला एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोग HCl कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। एक एटम पार्शियल निगेटिव है, क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो अगर ये मॉलिक्यूल रोटेटिंग मोशन में अगर है, तो जब ये रोटेट करेगा तो इस पर जो चार्ज है वही रहेगा, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वही रहेगा। तो चार्ज तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, नहीं इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा था। अगर मॉलिक्यूल को हम लोग रिजिड रोटेटर कंसीडर करें तो डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ये डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। जब भी मॉलिक्यूल रोटेशन में होगा तो उसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज होगा, यानी जो चार्जेस हैं वो क्या हो रहे हैं, हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट चेंज हुआ। तो ये तो था रोटेशन स्पेक्ट्रा के अंदर हम लोग इतनी चीज़ें जान रहे थे कि मॉलिक्यूल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चार्ज का डायरेक्शन, इसीलिए डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन बात करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की, तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट में जो चेंजिंग आती है वो डिस्टेंस की वजह से आती है, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होगा, यानी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर बात की जाए रोटेटिंग मॉलिक्यूल के साथ साथ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखिए देखने के लिए कहाँ मिलता है, यानी अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे अगर मैं फिर से ले लूँ, एक एटम ये रहा और ये दूसरा एटम ये है, ये हमारे पास क्या है, कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये पोलर नेचर का है, यानी इस पर क्या है, मान लेते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, पार्शियली निगेटिव चार्ज। इसके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग मान लेते हैं R या R0, ठीक। अगर ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वाइब्रेशन मोशन कर रहा है, तो देखिए हमको पता है पहले से कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, कई सारी चीज़ें हैं। तो अगर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है,
और ये वाइब्रेशन की एनर्जी कब बढ़ेगी, यानी वाइब्रेशन करते समय अगर मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड रीजन में रखा जाए, यानी इसे क्या किया जाए, IR एनर्जी प्रोवाइड की जाए, इंफ्रारेड रेडिएशन दिया जाए इसे, ठीक, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन होगा वो तेजी से होने लगेगा, यानी मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इसके इंफ्रारेड रेडिएशन के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाएगी तो वो मॉलिक्यूल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को बढ़ा लेता है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कैसा होगा कि ये IR को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो चीज़ हमें पहले यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर इसके डाइपोल मोमेंट की, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू R। Q क्या है, कोई एक चार्ज लेते हैं और R इसके बीच का डिस्टेंस है। तो मॉलिक्यूल, पहली चीज़ जैसे रोटेशन के केस में मॉलिक्यूल होना चाहिए पोलर, तभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा, ठीक, और वाइब्रेशन के केस में भी मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए, इतना चीज़ हमें पता है। तो अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर ये वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करने का मतलब अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इस तरीके का वाइब्रेशन हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसके दो एटम इस तरह से वाइब्रेशन करते समय इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो तो चेंज होगा, क्योंकि ये एक जगह से इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये एटम आगे पीछे जा रहा है, इधर चला गया वाइब्रेशन में, फिर ये इधर चला गया, फिर ये क्या हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेगा तो एक बार ये क्या होगा, इलॉन्गेट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ये आगे पीछे इसी पोजीशन से आएगा जाएगा, यानी एक बार इलॉन्गेट हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार इलॉन्गेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, एनर्जी बढ़ गई, वाइब्रेशन उसका बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्शन में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है, मॉलिक्यूल क्या है, इसी तरह से लीनियर मॉलिक्यूल है, यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर ही है, यानी उसके दोनों एटम अपने जगह पे लीनियर फेज, मतलब एक ही लीनियर डायरेक्शन में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेट करते समय हमारा जो डिस्टेंस है ये R, वो तो चेंज होगा, क्योंकि जब भी इलॉन्गेट करेगा तो R का ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, R का डिस्टेंस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये R क्या होगा, यहाँ से अंदर की ओर घट जाएगा। तो R की वैल्यू चेंज होने से हमारा जो डाइपोल मोमेंट है इसका क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट चेंज होने से ही क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन स्पेक्ट्रा या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देखने के लिए मिलता है। तो रोटेशन के केस में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, वहाँ न तो R चेंज हो रहा था, नहीं चार्ज चेंज हो रहा था, ठीक, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा था डाइपोल मोमेंट का। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब R जब चेंज होगा तो डाइपोल मोमेंट की जो टोटल वैल्यू है वो तो बदलेगी बार बार, क्योंकि R की वैल्यू पहले कम है तो डाइपोल मोमेंट कुछ और आएगा, R की वैल्यू बढ़ेगी, डाइपोल मोमेंट इसका कुछ और आएगा। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर हम लोग देख सकते हैं, ठीक, मैग्नीट्यूड चेंज होता है डाइपोल मोमेंट का, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इतना चीज़ पहले हम लोग यहाँ पे देखिए समझ लिए। अब बात करेंगे किस तरीके से मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन देखने के लिए मिलता है, यानी कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो ये तो हमारा देखिए क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें इतना चीज़ यहाँ पे समझ लेना है, ठीक, इसके डाइपोल मोमेंट को, ठीक, और यहाँ पे जो इसके बीच का सेपरेशन है वो किस तरीके से वाइब्रेशन करते समय चेंज हो रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ और टर्म्स की। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा देखिए दिया गया है, ये कोई क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जो कि ये लीनियर है हमारा, इस तरह से क्या डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट करते समय इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो R की वैल्यू ही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बार बार चेंज हो रही है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा, यानी इंफ्रारेड रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोगों का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो अगर मैं यहाँ पे कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ और उसके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँ, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर मैंने ले लिया एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो कि क्या है, पोलर नेचर का है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक सिंपल सा एग्जांपल, जिसमें क्या होता है हमें पता है
ये कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इस पर आता है पार्शियल निगेटिव, इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसके वाइब्रेशन की बात करें तो अगर ये मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या इसके अंदर वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग कैसे बात करेंगे वाइब्रेशन की, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ देखिए बात हो, देखिए वाइब्रेशन जो होगा मॉलिक्यूल के अंदर, अगर कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर वाइब्रेशन की अगर बात करें तो वाइब्रेशन हमारे दो टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। एक तो वाइब्रेशन देखिए ऐसा होगा जिसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इलोंगेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों एटम क्या कर रहे हैं, इलोंगेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। कपल्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके दोनों एटम बराबर ठीक आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये कपल्ड वाइब्रेशन हमारा होगा। एक वाइब्रेशन ऐसा होता है जिसमें क्या हो, एक एटम जिसकी साइज बड़ी है, जिसका वेट ज़्यादा है, वो फिक्स होगा और दूसरा क्या करेगा, उसकी के अलोंग वाइब्रेट करेगा, उसे बोलते हैं हम लोग डी कपल्ड वाइब्रेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लें हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और क्लोरीन की साइज बड़ी है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो वो क्या है, रुका हुआ है। तो मान लेते हैं क्लोरीन क्या है, वो फिक्स है एक जगह पे, और हाइड्रोजन ही केवल वाइब्रेट कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डी कपल्ड वाइब्रेशन, यानी उस डायटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही एटम वाइब्रेटिंग मोशन में है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लिया जाए HCl का, तो ये हम लोग क्या मान लेते हैं, ये क्लोरीन एटम और ये रहा हमारा हाइड्रोजन एटम, और इसके बीच का ये हो गया सेपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम है वही क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ये फिक्स है, तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ये हम लोग बना लेते हैं इस तरह से एक एक्सिस। चीज़ों को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं। तो ये हमारा बन गया, ये एटम क्या है, क्लोरीन वाला, ये फिक्स है, ये हमारा एटम क्या है, फिक्स्ड हो गया एक जगह पे, और ये एटम क्या कर रहा है, वाइब्रेट, ठीक, IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट कर रहा है। तो जब भी वाइब्रेशन देखिए होगा, तो यहाँ पे अगर मैं इस एटम को इलोंगेट करूँ, यानी इसकी वाइब्रेशन एनर्जी को बढ़ाऊँ, यानी इसे ज़्यादा इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी प्रोवाइड करूँ, तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा, उसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब ये एटम जहाँ पे था वहाँ से थोड़ा सा, जैसे देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक्चुअल पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन का मतलब क्या होगा, इसके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये अभी तक फिक्स है, यानी ये एटम जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जैसे हमारे पास क्या, ये क्लोरीन एटम और ये हाइड्रोजन एटम, ठीक, और इसके बीच का ये हो गया बॉन्ड लेंथ, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर है, यानी इस समय ये मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। तो अभी ये डायग्राम मैंने बनाया है जहाँ पे क्या है, कोई वाइब्रेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो, मिनिमम हो, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, यानी एक ऐसा पोजीशन आता है जब दो एटम की अगर बात करेंगे तो दो एटम के अंदर क्या है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि जब दो एटम एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है दोनों के, लेकिन एक अट्रैक्शन फोर्स भी है जो कि क्या है, एक एटम के न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। और स्टेबिलिटी जब आ जाती है तो जहाँ पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है उस समय उसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। तो जब उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मॉलिक्यूल हमारा है। यानी जिस कंडीशन में किसी मॉलिक्यूल का या डायटॉमिक मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल हो हम लोग बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं, तो वो कंडीशन या वो सिचुएशन ही क्या दिखाता है, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को दिखाता है। तो ये एटम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया और मान लेते हैं ये तो वाइब्रेट कर नहीं रहा है, ये फिक्स है, ये एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और ये डी कपल्ड वाइब्रेशन कर रहा है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके मान लेते हैं यहाँ चला गया, ठीक। तो इतना तो ये इलोंगेट हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, यहाँ से यहाँ गया, और क्लोरीन क्या है अपनी जगह पे यहीं पे मान लेते हैं फिक्स है अभी। तो ये इतना क्या किया, वाइब्रेट करके, यानी ये इलोंगेट करके कहाँ पहुँच गया है, थोड़ा सा आगे। इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा बना देता हूँ जैसा इसका एक्चुअल साइज़ है। तो ये देखिए यहाँ पे
इतना स्ट्रेच होकर आगे बढ़ा। तो जब भी मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होगा तो वो जितना स्ट्रेच होगा, तो यानी ये क्या हो रहा है, एक फोर्स अपने अंदर स्टोर करता है। यानी जब भी मॉलिक्यूल किसी चीज़ को जब हम लोग खींचते हैं तो अगर ये जितना खींचेंगे, अगर फिर उसको छोड़ेंगे तो जहाँ पे था वहीं आके रुकेगा नहीं, वो क्या होगा उसके, ठीक है, थोड़ा पीछे जाके वो रुकता है। यानी अपने अंदर क्या कर रहा है, एक रीस्टोरिंग फोर्स को अपने अंदर स्टोर कर ले रहा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, वाइब्रेशन मोशन अगर यहाँ पे पहुँचा है तो फिर बाद में जब वापस आएगा तो ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, थोड़ा सा चला जाएगा पीछे। यानी ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं यहाँ पे आके रुका, ठीक। इसी तरीके से एनर्जी इसकी और बढ़ेगी, तो मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया, तो फिर ये और जाएगा पीछे। यानी जितना ज़्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे उतना उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, फिर ठीक है, जब वो रिलीज़ होगा तो क्या होगा, उतना ही पीछे फिर वापस चला जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर मैं इन सभी चीज़ को मिला दूँ तो ये क्या है, एक पैराबोलिक हमारा ग्राफ बन गया। इसी को बोलते हैं हम लोग, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो इस तरीके से क्या होंगे, बहुत सारे वाइब्रेशन देखने के लिए हमें मिलेंगे किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस तरीके से देखिए वाइब्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा इसकी एनर्जी को पढ़ना है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आगे समझेंगे। तो पहले इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ बात की जाए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा गया है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेटिंग मोशन में है तो क्या होता है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब यही है कि उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इस तरीके से एक, ठीक है, वाइब्रेशन उसके अंदर चल रहा है, लेकिन वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कितना हद तक वाइब्रेट करेगा। यानी उसकी वाइब्रेशन को हम लोग जितना भी लेंथ तक क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है, यानी वो क्या होगा, आगे चल के वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बन जाता है। तो अभी हमें क्या समझना है, केवल और केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में समझना है। यानी मॉलिक्यूल क्या है, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। जब भी क्या कर रहा है, वो इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वाइब्रेट कर रहा है। तो जैसे रोटेशन क्या था, रोटेशन हमारा प्योर नहीं था। रोटेशन में जब भी हम लोग पढ़ रहे थे तो वो आगे चल के नॉन रिजिड की तरह बिहेव कर रहा था। हम लोग बोल रहे थे कि रोटेशन जब भी कोई मॉलिक्यूल अगर शो कर रहा है तो उसमें जो एटम्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। लेकिन आगे जब हम लोगों ने आगे पढ़ा तो वहाँ पे देखा कि इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है जो बाहर की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। चेंज होने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच का मॉलिक्यूल जो हमारे हैं उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। उसकी वजह से मॉलिक्यूल अब रिजिड नहीं रह जा रहा है। वैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होगा। कहीं ना कहीं जाते जाते बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते करते उसका जो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा इलांगेट होने के बाद वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। यानी वो क्या बन जाएगा, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर बन जाता है। तो अभी हमें क्या लेके चलना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसकी एनर्जी को हमें निकालना है। तो आइए बात करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे देखिए है क्या कि जब भी मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है डायटोमिक और वो वाइब्रेटिंग मोशन में है, तो एक उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले मैं बनाता हूँ। तो ये एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ठीक। और मान लेते हैं इसके बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो है आर ई से मैं दिखा रहा हूँ। इसके बीच का जो डिस्टेंस है आर ई, जिसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और लोएस्ट एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, ठीक, एनर्जी एब्जॉर्ब किया IR, और इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो मान लेते हैं एक एटम हमारा यहाँ से पहुँच गया, कहाँ पे, इलोंगेट होके पहुँच गया। यानी वाइब्रेट जब करेगा तो मान लेते हैं क्या हो रहा है, डीकपल्ड वाइब्रेशन हो रहा है। तो मान लेते हैं ये एटम फिक्स है, ये वाइब्रेट करते करते पहुँच गया यहाँ पे, ठीक। ये एटम क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये पहुँच गया यहाँ पे, और अब देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से इसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, R। ये था RE और ये मान लेंगे इसको R। यानी ये स्ट्रेच कितना हुआ, यानी इसके अंदर वाइब्रेशन जब हुआ तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ज़्यादा आगे बढ़ा, तो इससे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं, मैं मान लेता हूँ यक्स,
ठीक, तो अगर मैं यक्स की वैल्यू निकालूं तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर माइनस आर ई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या दिखा रहा है, कितना इसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हुक्स लॉ की, तो देखिए एक साइंटिस्ट है हुक्स, उन्होंने बोला था कि अगर कोई मॉलिक्यूल आईआर एनर्जी मान लीजिए एब्जॉर्व कर रहा है, या मान लो अगर कोई मॉलिक्यूल क्या है वाइब्रेशन में है, तो जब भी क्या होगा, अगर ये इलोंगेट होगा तो अपने अंदर क्या करता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स को जनरेट करता है। और ठीक है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, यानी अगर हम यहाँ बोल सकते हैं द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यानी मॉलिक्यूल को जितना ज़्यादा हम लोग इलोंगेट करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा, और उसके अब जब उसको छोड़ेंगे तो उतना ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल को जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने अंदर फोर्स जनरेट कर रहा है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इधर की ओर। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर मैं इस फोर्स को दिखा दूँ माइनस एफ से, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, यही वाला यक्स। तो एक्स क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, यानी कितना ज़्यादा ये अपने अंदर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स को डेवलप करके, मतलब जैसे मान लीजिए इसको मैंने ऐसे खींचा तो इसके अंदर क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर जनरेट हुआ रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको दिखा रहे हैं हम लोग माइनस एफ से। तो ये डिपेंड करता है यक्स पे, जितना ज़्यादा इसको खींचेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा, माइनस एफ बढ़ेगा। जितना मान लीजिए इसको खींच के यहाँ तक बढ़ाएं तो माइनस एफ की वैल्यू और बढ़े, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ उसके अंदर और बढ़ा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को क्या दिखा रहे हैं, यक्स से दिखा रहे हैं हम लोग। तो अब यही चीज़ हमें ध्यान देना है। तो ये तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो क्या है, वो माइनस में है, इसी को रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। तो ये डिपेंड कहीं ना कहीं कर रहा है यक्स पे। जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और आगे ले जाएंगे और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर माइनस आर ई। तो यहाँ पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊँ तो क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू के एक्स। तो ये हमारा क्या है, हुक्स लॉ। अगर थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखा जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक, तो के को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। एक्स क्या है, एक्स तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, एफ रिस्टोरिंग फोर्स है, और के है हमारा फोर्स कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमारा हो गया हुक्स लॉ। देखिए ये चीज़ बताया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी को कैलकुलेट करना है। यानी ये तो मैंने क्या निकाला, फोर्स की बात की, हुक्स लॉ ने ये बताया था कि इतना इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जितना ज़्यादा उसको खींचेंगे उतना अधिक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और जो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मैंने हटाया, एक कांस्टेंट लग गया जिसे बोल रहे हैं फोर्स कांस्टेंट। अगर बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी की, तो पहले इतने को नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये आ गया हमारा F इक्वल टू माइनस के एक्स। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर उसके फार्मूले में लिखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, के हमारा फोर्स कांस्टेंट, V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों का डेरिवेशन नहीं देखना है, ये डायरेक्टली आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक, तो डेरिवेशन बुक में भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये डायरेक्ट हमें मान के चलना है। इसके एनर्जी का फार्मूला भी क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये हमारा क्या है, डेरिवेशन इसका नहीं है। हम आगे क्लासेस में इसके डेरिवेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें डेरिवेशन देखना नहीं। जैसे रोटेशन में हम लोगों ने एनर्जी को पूरा कैलकुलेट किया था इनर्शिया से, तो यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला नहीं बनता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये निकल गया हमारा फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी की। तो वाइब्रेशनल एनर्जी अगर बात की जाए मॉलिक्यूल की कितनी है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा EV इक्वल टू V प्लस 1/2 H न्यू। जैसा कि रोटेशन वाले के केस में हम लोगों ने देखा था रोटेशनल एनर्जी, तो यहाँ पे मैंने उसको डिराइव किया था EJ या ER इक्वल टू
एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1। तो ये रोटेशनल एनर्जी की बात की थी मैंने, लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी को देखा जाए तो ये हमारा क्या होता है, इसका ये फार्मूला है। तो ये भी हमें डायरेक्ट कंसिडर करके चलना है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं V = 1/2 kx स्क्वायर, तो ये हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो इक्वेशन बन रहा है ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो इसी से पता चलता है कि हमारा जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे बनता हुआ दिखेगा। ठीक, तो इसी से हम लोग पता करते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी और ठीक है का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये पैराबोलिक ग्राफ देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें इसके एनर्जी की, तो यहाँ पे देखिए है क्या, जो V है वो क्या दिखा रहा है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को, ठीक, और H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब भी हम लोग एनर्जी के फॉर्मूले को लिखेंगे तो वेव नंबर के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले इतने चीज को नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, सॉरी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का एनर्जी है। अभी तो ये क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो V = 0, जैसे कि रोटेशनल में क्या था, J = 0 1 2 3, क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ऐसे कई सारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के वैल्यूज होंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको मैं करता हूँ इरेज, तो यहाँ पे अगर बात की जाए अलग अलग एनर्जी लेवल में E की वैल्यू, यानी अलग अलग क्वांटम नंबर पे E की वैल्यू क्या क्या होगी। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम ये फार्मूला लेके चलें, तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी और वेव नंबर यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं हम लोग वेव नंबर के टर्म में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमें पता है, देखिए फार्मूला न्यू = क्या होता है, C/λ, यानी फ्रीक्वेंसी = C/ वेवलेंथ। तो यहाँ पे C 1/λ का वैल्यू क्या है, न्यू बार, जिसे बोलते हैं वेव नंबर। तो इक्वेशन 3 में अगर यहाँ पे न्यू की जगह रख दिया जाए C न्यू बार, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे हम लेंगे फ्रॉम 3 V गेट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V = V + 1/2 HC न्यू बार। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यही देखिए हमारा इक्वेशन है एनर्जी का, जो सबसे ठीक है मेन इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। यानी वाइब्रेशनल एनर्जी की अगर बात करें तो मेन हमारा फार्मूला यही है, EV = V + 1/2 HC न्यू बार। यानी हम लोग क्या करेंगे, वेव नंबर के टर्म में यहाँ पे लेंगे। हमें पता है कि न्यू क्या दिखाता है, ये फ्रीक्वेंसी को, जिसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, और न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब भी हम लोग बात करेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स यानी वेव नंबर के टर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। तो ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बनाते हैं इसके एनर्जी लेवल डायग्राम को। तो ये हमारा देखिए निकल गया एनर्जी ऑफ, ठीक है, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। तो अगर बात की जाए यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पुट करके कौन कौन से एनर्जी लेवल इसमें देखने के लिए मिलेंगे, यानी जो मॉलिक्यूल ठीक है रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, तो कई सारे उसमें क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। अगर मान लीजिए न्यू बराबर ये 0 पे है, सॉरी ये V बराबर अगर 0 पे है तो एनर्जी कितनी आएगी इसकी, 1 पे है तो एनर्जी कितनी आएगी, 2 पे 3 पे कितनी आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ठीक है इसका डायग्राम बनाऊँ एनर्जी लेवल का, ठीक है, क्योंकि देखिए IR क्या है, एक रीजन है। अगर उसमें लो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया मॉलिक्यूल, यानी अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या है V = 0 पे है, यानी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V = 0 पे, तो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी। अगर मैं यहाँ V की वैल्यू 0 रख दूँ तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे क्या होगा, 1/2 HC न्यू बार। तो एनर्जी क्या आएगी, V = तो एनर्जी आ गया हमारा 1/2 HC न्यू बार। अगर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे, यानी V = 1 पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखिए 1 पुट करूँ तो ये सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। तो ये आ गया हमारा 3/2 HC न्यू बार, HC न्यू बार। यानी हम लोग V = 1 में जाएंगे तो वाइब्रेशन एनर्जी क्या होगी, 3/2 HC न्यू बार होगी। तो
अगर मैं v इक्वल टू क्या करूँ 3 पुट कर दूँ, यानी v बराबर 0 1 2 3, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर v की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की जाए तो क्या आएगा 5/2। तो अब हम ये भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/2 3/2, अब क्या गया 5/2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5/2 HC न्यू बार, यानी v इक्वल टू 2 पे, v इक्वल टू 3 पे जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 रख दिया जाए, 3 2 6 + 1 7/2 HC न्यू बार, यानी v इक्वल टू 3 पे आ गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 0 और 1 के बीच का जो सेपरेशन है, यानी जो एनर्जी का डिफरेंस है, तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3/2 में से 1/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 2/2, ठीक है। यानी ये क्या है 1 का डिफरेंस है। 5/2 में 3/2 को सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा 2/2, यानी इसके बीच का देखिए जो सेपरेशन है वो तो बराबर आ रहा है हमेशा, ठीक है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी इसके बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इसके बीच का, वही डिफरेंस इसके बीच का भी है। आगे चलेंगे क्या आएगा 9/2 SC न्यू बार, तो बीच पे का जो डिस्टेंस है वो तो सेपरेशन वो सिमिलर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देना है, जब हम लोग रोटेशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो जे क्वांटम नंबर क्या था, रोटेशन के लिए क्वांटम नंबर हम लोगों ने लिया था जे, तो रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या था जे, और जे इक्वल टू 0 पे जब मैंने एनर्जी निकाला था तो एनर्जी 0 आ रही थी। याद किया जाए रोटेशनल वाले एनर्जी के फॉर्मूले को, तो रोटेशनल क्वांटम नंबर में एनर्जी का फार्मूला क्या था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, E इक्वल टू ER इक्वल टू h² / 8 π² I J + 1, और रोटेशनल क्वांटम नंबर J इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो इसको 0 पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और 0 में इसका मल्टीप्लाई, यानी E 0 पे क्या हो जाएगा 0, यानी J बराबर 0 पे जो ER की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। लेकिन वाइब्रेशन वाले केस में जब V बराबर 0 रखा जा रहा है तो वैल्यू 0 नहीं आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है 1/2 HC न्यू बार, जिसे क्या बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग बोलेंगे इस एनर्जी को, यानी E बराबर क्या आ गया 1/2 HC न्यू बार। ये कब आया, जब मैंने V बराबर 0 पुट किया तब, यानी EV की वैल्यू इतनी आ गई V बराबर 0 पुट करने पर, तो इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक। तो ये हमें ध्यान देना है, जो कि क्या है हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज अ 0 पॉइंट एनर्जी। तो हम बताएंगे हम लोग कि जब भी क्या करेंगे रोटेशनल क्वांटम नंबर V की वैल्यू 0 पुट करेंगे एनर्जी में, तो हमारा एनर्जी क्या आता है 1/2 SC न्यू बार, जिसे बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। अब इस चीज़ से हमें मिला क्या, कहने का मतलब अगर हम लोग एट अ 0 टेम्परेचर, यानी हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 पर अगर चले गए हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर कई सारे क्या है एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कई तरीके से वो क्या कर रहा है वाइब्रेशन का रोटेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे उस मॉलिक्यूल को रख दिया गया तो वो उसके अंदर रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 पे रोटेशन क्या है 0 है, यानी वो मॉलिक्यूल रोटेशन नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर क्या होगा वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वाइब्रेशन V बराबर 0 पे वाइब्रेशन की वैल्यू आ रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है वो एब्सोल्यूट 0 पे रखा गया है, यानी 0 टेम्परेचर पे एकदम है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, उसकी एनर्जी एकदम लो है, तो वो रोटेशन मोशन नहीं कर सकता, ठीक, ना ही ट्रांसलेशन मोशन उसके अंदर होगा। लेकिन वाइब्रेशन उसके अंदर थोड़ा मोड़ा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि V बराबर 0 पे इसकी देखिए वैल्यू आ रही है 1/2 SC न्यू बार, ठीक। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रोटेशन ट्रांसलेशन ये सब क्या होते हैं, सब भी चीज़ें सीज हो जाते हैं एब्सोल्यूट 0 पे, लेकिन वाइब्रेशन सीज नहीं होता, वाइब्रेशन थोड़ा मोड़ा मॉलिक्यूल के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो जिस ठीक है एनर्जी पे हमें वाइब्रेशन देखने को मिलेगा उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। तो इस चीज़ को करिए नोट। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है, एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, ये हमें फार्मूला है, और ये क्या है 0 पॉइंट एनर्जी, जिसे हमें ध्यान देके चलना है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग इसके सिलेक्शन रूल की। जैसा कि रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी क्या था सिलेक्शन रूल था, यानी कौन सा रोटेशन अलाउड है, कौन सा रोटेशन फॉरबिडन है। तो यहाँ भी क्या है सिलेक्शन रूल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिलेक्शन रूल ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तभी हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक की ही बात की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द सिलेक्शन रूल फॉर अ मॉलिक्यूल
ठीक है, वाइब्रेशन इज दैट द इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मस्ट बी चेंज। ठीक, व्हेन एटम आर डिस्प्लेस, यानी जब भी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के दौरान अपना क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी उसके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो अगर वो चेंज कर रहा है तो उसके अंदर वाइब्रेशनल, ठीक है, स्पेक्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा भी एक सिलेक्शन रूल ही है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, डायपोल मोमेंट होना चाहिए और डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। तो एक चीज़ तुम्हें पता है जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट बोला है, हिंस दिस नोट दैट द मॉलिक्यूल नीड नॉट हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है स्पेसिफिक, जो मेन हमारा सिलेक्शन रूल बताता है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए, वो क्या है, डेल्टा वी इक्वल टू, जो कि क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर ±1। इसका मतलब जैसा हम लोग रोटेशन में देख रहे थे कि डेल्टा जे क्या था, +-1 के बराबर था, वैसे ही डेल्टा वी भी क्या है, +-1 के बराबर है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने कई सारे एनर्जी लेवल्स को जब ड्रा किया तो V बराबर 0, V इक्वल टू 1, V इक्वल टू 2, V इक्वल टू 3, तो इसके बीच का जो सेपरेशन है उसी को बोल रहे हैं डेल्टा V, यानी हायर लेवल से और लोअर लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, यानी V1 से V0 के बीच का, V2 से V1, V3 से V2 के बीच का जो भी एनर्जी गैप है उसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा V। यानी जब भी मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन वो कितना, वो कहाँ पे जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अगर मान लेते हैं मॉलिक्यूल हमारा क्या है, 0 वाले वाइब्रेशन एनर्जी लेवल पे है, तो अगर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया तो वो क्या होगा, हमेशा जाएगा V1 पे। ठीक, तो ये हमारा फिक्स है। अगर मॉलिक्यूल V1 पे है तो वहाँ जाएगा एब्जॉर्ब करके V2 पे, यानी जो डेल्टा V है इसके बीच का जो सेपरेशन है वो +1 से चेंज होना चाहिए। अगर वो एनर्जी इमिट कर रहा है, यानी मान लेते हैं मॉलिक्यूल क्या है, V2 लेवल पे है, अगर एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी उसकी कम होगी, यानी वो क्या होगा, फिर से कम एनर्जी लेवल पे आएगा, तो वो V2 पे है, तो ऐसा नहीं कि 0 पे चला है, वो कहाँ आएगा, V1 पे आएगा। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन होगा +1 से और इमिशन भी क्या होगा, -1 से होगा, यानी जो डेल्टा V होगा वो क्या होगा, +1 होगा या तो -1 होगा, जैसा कि रोटेशन में हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि ये क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का मतलब ही होता है कि सारी चीज़ें क्या है, क्वांटाइज्ड है, यानी फिक्स्ड है। ठीक, जब भी मॉलिक्यूल लोअर पे है तो क्या होगा, नेक्स्ट पे जाएगा, न कि कहीं और आगे बढ़ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, सिलेक्शन रूल है इसका। तो सिलेक्शन रूल हमें ध्यान देना है कि डेल्टा V की वैल्यू +-1 से ही केवल चेंज होगी। ठीक, यानी +2, +3 ऐसा कोई हमारा ट्रांजिशन देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि 0 पे है डायरेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2 पे चला गया या 3 पे चला गया, या वो 3 पे है या 4 पे है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 0 पे चला है। 3 पे है तो आना होगा तो 2 पे आएगा, 2 पे है तो वो 1 पे आएगा, यानी एक एक स्टेप आएगा और एक एक स्टेप ऊपर जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके। यानी जो सेपरेशन है इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो +-1 होता है। तो यही हमारा क्या है, सिलेक्शन रूल। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया वही जो मैंने बताया है टर्म्स, चेंज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर शुड बी यूनिटी ट्रांजिशन डेल्टा V इक्वल टू +1 करिस्पॉन्ड टू एब्जॉर्प्शन। यानी मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्प्शन करेगा IR रीजन में एनर्जी का, तो वो क्या होगा, +1, यानी डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, +1। अगर वो इमिट करेगा एनर्जी तो डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, -1, यानी इमिशन के लिए -1, एब्जॉर्प्शन के लिए +1। यानी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू +-1। तो ये हमारा था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, जिसका हम लोगों ने ठीक कंडीशन देख लिया, कौन से मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, सिलेक्शन रूल क्या है, सभी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, आगे हम लोग और चीज़ों की बात करेंगे, कितने कौन कौन से टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, और भी टाइप्स को देखेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे कि नहीं करेंगे, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, एनर्जी को निकालेंगे। ठीक है, दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग रोटेशन में पढ़ रहे थे, अलग अलग चीज़ें आ रही थी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, तो वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग सभी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू।